अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस की हमने दो टाइप्स देखी थी कि उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी, एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट में हमारे पास क्या होता है कि एसिड अटैक होता है हमारे स्टमक का, क्योंकि एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है या प्रोटेक्शन जो है म्यूकोसा की वो कम हो जाती है। प्रोटेक्शन नॉर्मली हमारे बाइकार्बोनेट म्यूकस और ब्लड सप्लाई से हो रही होती है, ठीक है। और उसकी वजह से जब हमारे पास जो है वो एसिड अटैक होता है हमारे हमारे स्टमक का, तो फिर स्टमक जो है उसकी बुरी हालत हो जाती है, वो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, इरोजन और अल्सर्स बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स हमने देखे थे कि बर्न्स की वजह से, एनसेड्स की वजह से, अल्कोहल, कीमोथेरेपी लेने की वजह से, या वेगस नर्व की स्टिमुलेशन जो कशिंग अल्सर्स के केस में हो रही थी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होने की वजह से उसमें हो रही थी, या शॉक के केसेस में हो रही थी, ठीक है। अब हमने बात करनी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मीन्स कि अब जो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक होगी वो एक्यूट नहीं होगी, वो क्रोनिक चल रही होगी, काफ़ी अरसे से चल रही होगी, ठीक है। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, ऑटो इम्यून होता है और दूसरा हमारे पास एज पाइलोराइड की वजह से होता है। सबसे पहले हमने बात करनी है कि जो हमारे स्टमक होता है ना, उसकी ये इस तरह की स्टमक है ना, ठीक है। तो आपको पता है स्टमक का जो ये वाला ऊपर ये बॉडी होती है स्टमक की, ठीक है, ये उसका एंट्रम होता है, ये उसका जो है कार्डियक रीजन होता है, ठीक है, और ये उसका फंडस होता है, ठीक है। अब जो हमारे पेराइटल सेल्स होते हैं ना, ठीक है, पेराइटल सेल्स वो ज़्यादा जो है ना इस साइड पे होते हैं, फंडस के एरिया में, ठीक है, पेराइटल सेल्स। और पेराइटल सेल्स जो है वो क्या रिलीज़ कर रहे होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ कर रहे होते हैं, और जो हमारे होते हैं एचसीएल रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो एंट्रम का रीजन होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली हमारे जो होते हैं गैस्ट्रिक जी सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जी सेल्स एंट्रम के रीजन में ज़्यादा हैं, पेराइटल सेल जो है वो फंडस या बॉडी के रीजन में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने सबसे पहले याद रखनी है। तो सबसे पहले हम जो पहली टाइप है और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की ऑटो इम्यून उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारे जो गैस्ट्रिक के पेराइटल सेल्स होते हैं ना वो डैमेज स्टार्ट हो जाता है, उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी और फंडस के अंदर, हमने यही पढ़ा था ना। अब जब हमारे पेराइटल सेल्स डैमेज हो जाएंगे एंटीबॉडीज़ की वजह से, तो उन्होंने दो काम करना था ना। पेराइटल सेल्स क्या रिलीज़ कर रहे थे, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ कर रहे थे और एचसीएल रिलीज़ कर रहे थे। तो ऐसे लोगों में इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अब पेराइटल सेल्स थे, ठीक है, हमारे नॉर्मली क्या रिलीज़ कर रहे थे, एचसीएल रिलीज़ कर रहे थे और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ कर रहे थे, ठीक है। ये हमारे पेराइटल सेल से बेचारे, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर आपको पता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और एचसीएल जो है वो नॉर्मली हमारे स्टमक को एसिडिक रखता है और बैक्टीरिया वगैरह के खिलाफ भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये जो एचसीएल होता है ना, ये हमारे जी सेल्स की स्टिमुलेशन, जी सेल्स होते हैं गैस्ट्रिन स्टिमुलेशन की वजह से होता है, और मैंने आपको बताया था कि एसिटाइलकोलिन की स्टिमुलेशन और हिस्टामिन रिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से बनता है, ठीक है। अब खुद सोचें कि अगर किसी की जो है ये पेराइटल सेल्स डैमेज हो गए हैं ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, एचसीएल भी नहीं बनेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं बनेगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा रिजल्टली, ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, उसके जो विटामिन B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ना। तो पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, उसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा उसको, ठीक है, पेशेंट एनीमिया का शिकार हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जब एचसीएल नहीं बनेगा तो हमारे जी सेल्स को नेगेटिव फीडबैक जाएगा, सॉरी पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि एचसीएल नहीं है, तुम ज़रा ज़्यादा जो है ना काम करो। तो जी सेल्स जो है वो गैस्ट्रिन ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ताकि किसी तरह एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो जी सेल जब गैस्ट्रिन ज़्यादा रिलीज़ करेंगे तो उसकी वजह से पेशेंट को गैस्ट्रिनोमा का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये एक कैंसर होता है, गैस्ट्रिन ज़्यादा होने की वजह से वो पेशेंट का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है यहाँ पे यही लिखी होगी सेम टू सेम, ठीक है। तो ये कहानी जो है ना आपको आनी चाहिए। तो वो कहानी क्या है कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं पेराइटल सेल्स के अगेंस्ट, इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट, ठीक है। और जो है ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल्स की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को एक्लोहाइड्रिया हो जाता है, मीन्स उसके अंदर क्या होता है, एसिड कम हो जाता है। एसिड कम होता है तो गैस्ट्रिन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जी सेल्स हाइपरप्लेसिया हो जाता है पेशेंट को। विटामिन B12 जो है वो नहीं होता क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो पेशेंट को मेगलोब्लास्टिक या पर्नीशियस एनीमिया का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और पेशेंट को गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का चांस ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया का भी वहाँ पे जो है वो मतलब चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया मीन्स के अब जो कैंसर होगा वो हमारे पास बनने के चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया और उसकी वजह से गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कैंसर, स्टमक कैंसर, ठीक है, क्योंकि वो डैमेज हो रहा है।
अब जो दूसरी टाइप होती है वो एच पाइलोराई की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है, स्टमक की इन्फ्लेमेशन होती है। अब जो एच पाइलोराई की वजह से होती है वो हमारे पास एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक्यूट जो है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ये एच पाइलोराई करवाई एक्यूट भी करवा सकते हैं, क्रोनिक भी करवा सकता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस जो है वो एच पाइलोराई की वजह से ही होती है। आपको पता है जो हम खाना वगैरह खाते हैं बाहर का, जो मतलब फास्ट फूड्स खाते हैं, इस तरह की डैमेजिंग मतलब बाहर वाली चीज़ें खाते हैं ना ज़्यादा, तो हमारी स्टमक की लाइनिंग में मतलब स्टमक की लाइनिंग मतलब वहाँ पे ना उसके अंदर जो है एच पाइलोराई बैक्टीरिया होता है, जो हम रेडियो की जो खासतौर पे चीज़ें होती हैं। तो एच पाइलोराई को तो वैसे ही बड़ा पसंद है ना इन खानों में रहने का, तो जब हम ऐसे खाने खाते हैं तो एच पाइलोराई ईजिली हमारे स्टमक में आ जाता है। तो इसकी कहानी एक मज़े की है बहुत, कि वो हमारे स्टमक में आता है, ठीक है। और आके ना तो इसको ना वो जो एंट्रम का रीजन होता है ना जहाँ पे हमारे जी सेल्स होते हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाता है। इसको एंट्रम जो नीचे वाला पार्ट होता है स्टमक का, वहाँ पे जाता है एच पाइलोराई, ठीक है। इसके पास एक फ्लैजला होता है जिसके थ्रू ये मूव करके वहाँ जाता है, ठीक है। फिर ना जब ये एच पाइलोराई फ्लैजला के थ्रू उस जगह पे जाता है ना एंट्रम के रीजन में, ठीक है, ये एंट्रम का रीजन है ना, यहाँ पे आता है फ्लैजला मूव करके इधर आता है। फिर ना ये यूरिएज रिलीज़ करता है, कि एंजाइम होता है। यूरिएज क्या करता है कि यूरिया को ब्रेक डाउन करता है अमोनिया में, ठीक है। और ये अपने इर्द गिर्द ना एक शील्ड बना लेता है अमोनिया की, इस तरह करके। अब जब ये अपने गिर्द शील्ड बना देता है ना अमोनिया की, फिर आराम से अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है। आपको पता है ना इन बैक्टीरिया के पास टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है। ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारी स्टमक की लाइनिंग को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब ये टॉक्सिन्स हमारी स्टमक की लाइनिंग को ख़राब करते हैं तो उस वजह से स्टमक की जो नॉर्मल म्यूकोजल प्रोडक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ से, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो हमारे स्टमक का जो एसिड होता है ना उसको मौका मिल जाता है कि अब स्टमक की लाइनिंग ख़राब हो गई है तो मैं इजीली उसको अटैक कर सकूँ, ठीक है। तो ये सारी इसकी कहानी होती है, इस तरह से हमारे स्टमक को डैमेज करता है। तो एच पाइलोराई क्या करता है, ये हमारे यूरिएसिस और प्रोटीएसिस रिलीज़ करता है जो कि इन्फ्लेमेशन और वीकन करते हैं हमारे म्यूकोजल डिफेंसेस को। एंट्रम इसका मोस्ट जो है फेवरेट साइट है। पेशेंट किसके साथ आएगा, एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा, उसको अल्सरेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ मैंने आपको बताया कि जब एक्यूट गैस्ट्राइटिस को ट्रीट नहीं करते वो क्रोनिक बन जाता है, ठीक है। या क्रोनिक अगर गैस्ट्राइटिस हुआ भी है ना तो वो हमारे पास जाएगा कहाँ पे, पेप्टिक अल्सर की तरफ, ठीक है। क्योंकि जो एसिड डैमेज होता है उसकी वजह से पहले जो है वो क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। फर्दर एसिड डैमेज करता है तो इरोजन होती है, सुपरफिशियल डैमेज। फिर अगर वो डैमेज करता 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 फिर वहाँ पे अल्सर बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो इसकी वजह से रिस्क ज़्यादा हो जाता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का, कैंसर का, ठीक है। कौन सी टाइप का कैंसर का, इंटेस्टाइनल। हम आगे जो गैस्ट्रिक कैंसर्स पढ़ेंगे उसमें हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक इंटेस्टाइनल टाइप होगी, गैस्ट्रिक टाइप होगी, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर क्यों होता है, वो इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। मॉल्ट लिम्फोमा कॉज कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एच पाइलोराई हमारी बॉडी में कितना खतरनाक है। ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस करवा सकता है, ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस करवा सकता है, ये इरोजन करवा सकता है, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कॉज करवा सकता है, ये एडिनोकार्सिनोमा इंटेस्टाइनल टाइप ही करवा सकता है, ये माल्टोमा बना सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होती है कि हमने एच पाइलोराई को ही मारना होता है ना, ट्रिपल थेरेपी देते हैं इसके लिए हम। ट्रिपल थेरेपी आई थिंक इसमें हमारे पास होता है 3 तरह की ड्रग्स होती हैं इसमें, वो हमें देनी पड़ती हैं इसमें, तो उससे ये ट्रीट हो जाता है। उससे होता क्या है कि ट्रिपल थेरेपी से ना हमारा जो गैस्ट्राइटिस होता है वो भी रिजॉल्व हो जाता है, और जो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है ना वो भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। मेटाप्लेजिया को हम रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन, ठीक है। तो उससे रिवर्स हो जाएगा। और नेगेटिव यूरिया ब्रेथ टेस्ट कि जब हमारा एच पाइलोराई हमारी बॉडी से निकल जाएगा तो उसकी वजह से हमें कैसे कंफर्म होगा कि वो हमारी बॉडी से निकल गया है, तो उसमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट नेगेटिव होगा और स्टूल एंटीजन जो होगी ना एच पाइलोराई की वो भी नेगेटिव होगी, तो फिर हमें पता चल जाएगा निकल गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं एच पाइलोराई की डायग्नोसिस के लिए, हम पेशेंट की को जो है ना यूरिया देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो एच पाइलोराई होता है वो अपने यूरिएज से यूरिया को ब्रेक डाउन करता है, अमोनिया रिलीज़ करता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर एच पाइलोराई हुआ है, ठीक है। जब नेगेटिव यूरिया ब्रेथ टेस्ट आएगा तो इससे पता चलेगा कि जो एच पाइलोराई है वो हमारी स्टमक में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। नेक्स्ट वी हैव द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर मैंने आपको बताया, अगर तो हमारे जो स्टमक लाइनिंग होती है उसको कॉन्स्टेंटली ऐसे डैमेज करता रहता है तो वहाँ पे अल्सर बन जाता है। तो ये जो अल्सर होता है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है ड्यूडेनम में कॉमन होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल जो ड्यूडेनम होता है वहाँ पे 90% केस में होता है, और डिस्टल एसोफेगस में भी 10% केसेस में होता है, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है, ये हमारे पास एच पाइलोराई की वजह से 95% केस वजह से उसमें ही होता है, ठीक है। या ये हमारे पास जो है जोलिंगर एरिसन सिंड्रोम की वजह से भी होता है। जोलिंगर एरिसन सिंड्रोम वो एक्चुअली वही
चीज़ है गैस्ट्रिनोमा, ठीक है। गैस्ट्रिनोमा मीन्स के जिसमें जी सेल्स का कैंसर होता है, गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। जब गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है तो मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिन जो होता है पेराइटल सेल से HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में इनडायरेक्टली क्या हो रहा होता है कि गैस्ट्रिनोमा होता है, पेशेंट के गैस्ट्रिक सेल्स बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से गैस्ट्रिन जो है वो पेराइटल सेल्स को कहता है कि तुम HCl रिलीज़ करो। HCl बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाएगा, स्टमक में हो जाएगा, तो वो हमारी स्टमक को डैमेज करता जाएगा तो वहाँ पे अल्सर बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कॉज जो है 90% केसेस में 95% केसेस में H. pylori की वजह से हो रही है, और बाकी जो 5% है उसमें ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर किसी को बना हुआ है, किसी के स्टमक में अल्सर बन गया है तो उसको क्या होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो होता है, अगर ड्यूडिनल अल्सर की बात कर रहे हैं ना हम, ड्यूडिनल अल्सर, फिर हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करेंगे। तो ड्यूडिनल अल्सर जो होता है ना, ये हम जैसे खाना खाते हैं तो ये इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। खाना हम खाया तो क्या, तो ये इम्प्रूव हो जाता है। समझ ये आपको डिफरेंस आना चाहिए। हम गैस्ट्रिक अल्सर आगे पढ़ेंगे, उसमें जब हम खाना खाते हैं तो हमें दर्द होती है, ठीक है। और ड्यूडिनल अल्सर में क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो हमारी दर्द ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये बात होती है कि खाना खाते हुए दर्द ख़त्म हो जाती है। तो पेशेंट को जब आपके पास आया है, उसको दर्द हो रही है एपिगैस्ट्रिक, तो आपने उससे पूछना है कि ये दर्द आपकी खाना खाने से रिलीव होती है या खाना ना खाने की वजह से रिलीव होती है, ठीक है। तो वो फिर आपको बताएगा कि इस तरह से। तो अगर तो खाना खाने की वजह से ठीक हो रही है तो डैट इज़ ड्यूडिनल अल्सर, ठीक है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, एंडोस्कोपिक से हम जो है सारा उसको चेक करेंगे और हमें नज़र आएगा ब्रनर्स ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी, ठीक है। ब्रनर्स ग्लैंड जो होते हैं ये एक्चुअली हमारे होते हैं म्यूकस जो है, मतलब ये वहाँ पे जो है ना होते हैं ब्रनर्स ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हुई होती है वो अल्सर के साथ साथ, ठीक है। देखें दरअसल होता क्या है कि जब HCl की ज़्यादा हुई होती है ना अमाउंट पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में, सिंपल सी बात है, तो उनके जो वहाँ पे ग्लैंड्स होंगे ना, जो म्यूकस रिलीज़ कर रहे होंगे, वो कहेंगे कि हम किसी तरह एसिड को ख़त्म करें ना, तो इस वजह से वो अपने आप को ज़्यादा हाइपरट्रॉफी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस रिलीज़ करें और एसिड को ख़त्म करें, ठीक है। तो ब्रनर्स ग्लैंड की इसलिए वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हमें नज़र आती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास जो है मे रप्चर लीडिंग टू ब्लीडिंग फ्रॉम द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। अगर ये हमारे पास जो है पेप्टिक अल्सर मतलब इतना ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ है, ध्यान से सुन लें कि ये हमारा ड्यूडिनम है ना फॉर एग्जांपल, तो ये इसकी इंटीरियर वॉल है और ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है। अब जो इसकी जो ड्यूडिनम की पोस्टीरियर वॉल होती है ना, यहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। वैसे तो हमारा जो अल्सर होता है ना पेप्टिक अल्सर, मैंने आपको बताया कि वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में ज़्यादातर कॉमन होता है, प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम, ठीक है। तो वैसे तो वो हमारे पास यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में होता है ड्यूडिनम के, लेकिन कभी कभार ना वो हमारे पास ड्यूडिनम का जो अल्सर होता है ना वो पोस्टीरियर पार्ट में हो जाता है, ठीक है। जब वो पोस्टीरियर पार्ट में होता है ना ऐसे करके अल्सर, तो पीछे हमारी आर्टरी पड़ी होती है तो उसको जाके डैमेज करता है वो, ठीक है। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में से ना बहुत ज़्यादा पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो जब आर्टरी टूटती है, ठीक है। और पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग के साथ आता है, ठीक है, हेमेप्टोसिस के साथ आता है। तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी पेशेंट्स को हो सकता है जिनको पोस्टीरियर साइड पे अल्सर होगा, ये इसमें लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। ये कंसेप्ट था एक। उसके बाद वो बता रहे हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर जो है, ठीक है, ये इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। पहले हमने डिटेल में अल्सर पढ़ा है। गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो एनसेड्स या बाइल रिफ्लक्स की वजह से होता है, ठीक है, स्टमक में जो अल्सर बनता है। इसमें भी पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, लेकिन खाना खाने से वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है, इसका रीज़न ज़रा देखें। जब हम खाना खाते हैं तो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। स्टमक में जैसे हम खाना शुरू करते हैं हमारे स्टमक को पता चलता है खाना आ रहा है, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा करो, तो वो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो ऑलरेडी एसिड ज़्यादा होता है पेप्टिक अल्सर में, वो जब खाना आता है तो और ज़्यादा एसिडिक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर और वर्सन हो जाता है, ठीक है। तो पेन और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ये बात होती है दरअसल। अच्छा, अल्सर जो है ये हमारे पास ज़्यादातर लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम में होता है। ये देखें, मैंने आपको बताया अल्सर जो है वो सबसे नंबर पर फर्स्ट नंबर 1 पे ड्यूडेनम के प्रॉक्सिमल पार्ट में, नंबर 2 में एंट्रम ऑफ स्टमक में। एंट्रम ऑफ स्टमक में भी यहाँ पे करके लेसर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर है ना स्टमक के, यहाँ पे ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये होता है कि यहाँ पे ना हमारी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये अल्सर जो है ये हमारे लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को मतलब डैमेज करेगा तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे अल्सर्स का क्या है, कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, ड्यूडेनल अल्सर्स जो होते हैं ये मेलिग्नेंट नहीं होते। ड्यूडेनल कार्सिनोमा जो है ये बहुत कम होता है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर्स ये जो है हमारे पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की वजह से बन सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा होता है
उसकी वजह से। अच्छा, इसके लिए ये वाली फिगर हमने देखनी है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर की है या कार्सिनोमा की है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक अल्सर में देखें कि ये हमारे पास जो है ना स्मॉल है, ठीक है। और इसमें ये है कि ये बिनाइन केस होता है, गैस्ट्रिक अल्सर ना बिनाइन होता है, और इसमें जो लीन होती है वो पंच्ड आउट होती है, ऐसा लगता है ना किसी ने अंदर से वो निकाल ली हुई है बाहर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मार्जिन इसकी बिल्कुल नॉर्मल है, आपको नॉर्मल नज़र आ रही है मार्जिन, ठीक है, कोई पाइलिंग अप नहीं हुई हुई। लेकिन जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है ना, उसमें ये देखें हमारे पास ये लार्ज होता है, इरेगुलर होता है, लार्ज इरेगुलर इरेगुलर नज़र आ रही है ना स्टमक की म्यूकोजा, और हमारा म्यूकोजा जो है वो पाइलअप हुआ हुआ है, ऐसे पाइलअप से रेडिएटिंग, इस तरह से पाइलअप बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये पाइलअप हुआ हुआ है, मतलब इस तरह से मतलब ऐसे नहीं होता जैसे सिलबट पड़ी हुई है इसके अंदर, उस तरह से आया हुआ है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है, इसमें यही लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये हमारे होते हैं बिनाइन, जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं स्मॉल होते हैं, शार्पली डिमार्केटेड होते हैं, मींस पंच्ड आउट होते हैं, और उनके इर्द रेडिएटिंग फॉल्स ऑफ म्यूकोजा होते हैं। जबकि मैलिग्नेंट अल्सर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इरेगुलर होते हैं, उनकी जो मार्जिन होती हैं हीप्ड अप या पाइल अप हुई होती है। बायोप्सी हम जो है वो करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो है मतलब इस तरह की हमें चीज़ नज़र आएगी, हम देखेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है वो नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।